हेलो देयर, दिस इज कृष्णा और आप देख रहे हैं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। और हम लोग पिछले बार हमने देखा था कि हम लोग कोशिश कर रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझने की। आज हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मैं ये चैप्टर का कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कैसे बोर्ड के हिसाब से आपका ये चैप्टर प्रिपेयर करवाया जा सके। ठीक है, तो मैं आप लोग को यही चीज़ें आज दिखाने वाला हूं। तो देखते हैं, सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, LAWS, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये पेन ना बड़ा भरा पूरा एकदम मतलब खाते पीते घर का लग रहा है आज, है ना। देखो मोटी मोटी इंक का एकदम एकदम अच्छी वाली राइटिंग लग रही है, एकदम मस्त लग रहा है ना। तो देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सबसे पहली ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ABCD, लेट अस कंसिडर ये ग्लास स्लैब है। क्या है बच्चों? ग्लास स्लैब। आपको एक बात समझनी चाहिए कि ये इमेजिनरी लाइन को हमने कहा था ये एक नॉर्मल है। क्या है बच्चों? नॉर्मल है। तो हमेशा देखिएगा रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये हमेशा क्या होती है? नॉर्मल के अपोजिट साइड पे होती है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक मिनट अच्छे से ड्रॉ करेंगे इसको। ठीक है, यहां पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ओके, लेट अस कंसिडर A, B, C एंड G। लेट दिस बी नॉर्मल, जो कि है MN, है ना। तो क्या बोलता है हमारा रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? देखो ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये जो है ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बच्चों? इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे देन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। लाई इन अ सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में है। दिख रहा है ना आपको? डायरेक्टली एक ही प्लेन में आपको नजर आएगा ये चीज, है ना। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि रिफ्रैक्टेड रे ये बोर्ड से ऐसी बाहर को निकल रही है, नहीं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही प्लेन में है, मतलब इसी टू डिमेंशनल ज्योमेट्री में। ठीक है, लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है, ये है फर्स्ट लॉ। अब इसको और थोड़ा सा मूव करके सेकंड वाला भी देख लेंगे, है ना। सेकंड वाला लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल है ना। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लिख दिया मैंने, एंड रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे हम लोग इसको। क्या बोलेंगे? एंड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे lie on opposite side of normal। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? lies on opposite side of normal, यानी ये नॉर्मल के ऑपोजिट साइड में होंगे। ठीक है, देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल के इस साइड इंसिडेंट रे है और इस साइड रिफ्रैक्टेड रे है। ये हमको जानने की जरूरत है। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को।
ठीक है, अब देखेंगे थर्ड लॉ फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडिया मीन्स जो रेयर और डेंसर मीडियम्स होते हैं वो, थर्ड लॉ क्या बोलेगा, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant. Ratio of sine I and sine R. What are these? These are angles. Sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. ये हमेशा क्या होगा, is constant. ये हमेशा कैसा होगा बच्चों, ये होगा कांस्टेंट। और इसी को हम स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। देखो, साइन आई अपॉन साइन आर is equals to constant. And what is this? ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या है बच्चों, ये है हमारा सबका प्यारा स्नेल्स लॉ। क्या है बच्चों, ये है स्नेल्स लॉ। ठीक है, आपको अगर ये नोट्स पसंद आ रहे हैं तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बड़ी एकदम इजीली समझ में आ जाएंगे आप लोग को। ठीक है, अब देखेंगे सर्टेन काइंड्स ऑफ रूल्स। ओके, कि भाई क्या होता है जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, अब देखते हैं। मान लेते हैं ये फर्स्ट है, फर्स्ट हमारा एक मिनट, ये हमारा फर्स्ट रूल है। जब भी देखो लाइट कहां से आ रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ। जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आएगी, देखो तो मैं यहां लिख देता हूं, व्हेन रे ऑफ लाइट, या फिर व्हेन लाइट, सिंपल लिखेंगे, व्हेन लाइट प्रोपोगेट्स फ्रॉम, या फिर ट्रेवल्स फ्रॉम भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रोपोगेट्स when light propagates from rarer medium to denser medium, है ना। When light travels from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. It bends towards normal. मतलब ये किसके तरफ बेंड होगी बच्चों, ये बेंड हो रही है नॉर्मल की तरफ, दिख रहा है ना, इस तरफ बेंड हो रही है लाइट। ये कहां पर बेंड हो रही है, नॉर्मल की तरफ। अब यही चीज उल्टी होगी अगर हम लोग इसको स्टडी करेंगे सेकंड वाला रूल को। हमारे मान लेते हैं ये हमारा ग्लास स्लैब है, ये हमारा नॉर्मल है, और जब लाइट ऐसे बढ़ रही है, ठीक है, इस तरीके से, तो देख सकते हैं आप लोग ये नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड हो रही है। कहां बेंड हो रही है बच्चों, नॉर्मल से दूर की तरफ। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, व्हेन लाइट
travels from when light travels from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, it bends अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहाँ पे भागती है बेटा, मतलब कहाँ बेंड करेगी, भागेगी नहीं, कहाँ पे बेंड करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर की तरफ। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये दो रूल्स देख लिया। अब हम देखेंगे थर्ड रूल को। ये अगर आप लोग को लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट मार सकते हो। ठीक है, मैंने आपके टेक्स्ट बुक में तो है ही, बस मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और थर्ड लॉ क्या बोलता है, देखो, जब भी लाइट जो है ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, मतलब 90 डिग्री पे ये क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी। तो जब भी लाइट 90 डिग्री पे इंसिडेंट करेगी तो ये बिना किसी डेविएशन के पास हो जाएगी। देखो दिख रहा है ना आपको, दो एरोज दिखेंगे जो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो व्हेनेवर लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, whenever light is incident normally, then what happens, then it passes undeviated या फिर it refracts but no deviation takes place, but no bending of light takes place। तो इसको सिंपल क्या लिखेंगे, when light is incident normally, when light is incident normally, it gets refracted but no direction, no change in direction, but there is no change in direction। ये आप लोग को समझना चाहिए। ओके, बट देर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। ओके, ये हमने देखा लाइट के तीन लॉस और तीन रूल्स भी समझ लिए कि कैसे अगर लाइट रेरर से डेंसर में जा रही है तब क्या होगा, डेंसर से रेरर में आ रही है तब क्या होगा, और एकदम नॉर्मली जब आ रही है लाइट, ठीक है, तब क्या होगा। इन केस अगर अपन इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे एक ग्लास स्लैब के, ठीक है, अब ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। ओके, अगर हम देखें तो हमारे पास ये ग्लास स्लैब है। ओके, ये है हमारा ग्लास स्लैब। जब भी लाइट हल्की मीडियम से भारी मीडियम की तरफ आएगी तो हमेशा इस तरफ, मतलब ऐसी आएगी और इधर पे वो लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। जब भी ग्लास के अंदर से लाइट आएगी तो वो दूर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी। मतलब मान लेते हैं ये मार्कर जो है हमारा, ये क्या है, ये जो हमारा ये जो बोर्ड का पेन है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड का, तो ये हमारा मान लेते नॉर्मल है। तो ये लाइट अगर इंसिडेंट कर रही है तो रिफ्रैक्ट होने के टाइम पे इसका एंगल ऐसा बनेगा, मतलब नॉर्मल के करीब में आएगी ये लाइट। और जब ये रिवर्स हो रहा है तो ये नॉर्मल से दूर के तरफ जाएगी। ये एक इशू है। ठीक है, इशू नहीं बोलेंगे, मतलब ये एक रूल है। और सिंपली जब लाइट ऐसी आ रही है तो वो बिना किसी डेविएशन के पास हो जाएगी। ठीक है, ये अपने को समझना पड़ेगा। अब देखेंगे आगे का कॉन्सेप्ट। ठीक है,
अब हम लोग देखेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। मतलब यार स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? देखो हम लोग सिलेबस वाइज ही जा रहे हैं, ज़्यादा कुछ हम लोग बोलते नहीं क्या रॉकेट साइंस के बारे में नहीं देख रहे हैं, बस जो सिलेबस में है नॉर्मल उसी को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एक्सक्यूज मी। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? ठीक है, ये हम लोग को देखना है। मान लेते कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, कोई एक सोर्स है लाइट का। अब लाइट के सोर्स से जब भी कोई चीज उसके आमने सामने से ऐसी जाते रहेगी तो वो लाइट आपको नहीं क्या ऐसे लपकती झपकती नजर आएगी। ठीक है, सेम चीज होती है जब क्या होता है, लाइट जो है फॉर एग्जांपल स्टार से लाइट आ रही है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, तो एटमॉस्फेयर और वैक्यूम रेयर मीडियम है, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके कंपैरिजन में डेंसर मीडियम है। तो उसी के हिसाब से जब हम देखते हैं तो लाइट जो है ना बेंड हो जाती है। लेकिन अब एयर जो है ये फ्लो करते रहती है कांस्टेंट, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होते रहता है, थोड़ा ऐसा ऊपर नीचे करता रहता है। एग्जैक्ट तो चेंज नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो बदलाव दिखता है। और यही बदलाव बड़े लेवल पे जब होता है तब अपने को स्टार्स ना ऐसे थोड़े से तिमतिमाते दिखते हैं। ये यूं ही मान लो कि तुम लोग रात में सो रहे हो, बल्ब है और उसके ऊपर ततैया जो है ना, वो जो लाइट के कीड़े होते हैं बार बार आगे सामने कर रहा है, तो हम लाइट हमको थोड़ी सी ऐसी लगेगी कि यार लाइट का सोर्स कट ऑफ हो रहा है फिर वापस आ जा रहा है। सेम तरीके से चीजें यहाँ पे ट्विंकलिंग में भी अपने को देखने को मिलती है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर देखा जाए, मान लो मैं डिसाइड करता हूं कि मुझको स्टार देखना है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे जाके मान लेते हैं ये हमारा स्टार है, और मान लेते हैं ये हमारा चिंटू है। इसको नहीं क्या स्टार्स देखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, ये रात में मस्त स्टार्स देख रहा है। अब चिंटू के बीच में और ये स्टार्स के बीच में क्या है, ये एटमॉस्फेयर की लेयर है। ठीक है, मान लेते हैं ये अपनी जमीन है। अब चिंटू को तो स्टार देखना है भाई। अब क्या होता है, ये स्टार से जब लाइट आती है एटमॉस्फेयर में, ये बेंड हो जाती है। मान लेते हैं यहां से एटमॉस्फेयर की लेयर हमारी शुरू होती है। ठीक है, ये तो बोलेंगे सर इतना बड़ा एटमॉस्फेयर और लाइट एकदम रास्ते में कैसे बेंड हो जा रही है। मान लेते हैं ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ओके, अब ये लाइट आ तो रही है और यहां पे ऐसी बेंड हो रही है। ठीक है, अब ये बेंड हो रही है तो एक्चुअली चिंटू जहां देख रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में उसको स्टार नजर आ रहा है ना। तो ये होती है उसकी अपैरेंट पोजीशन, लेकिन उसकी एग्जैक्ट पोजीशन तो कोई और जगह है। लेकिन इतना सा डिफरेंस नहीं रहता, ये कई करोड़ किलोमीटर का भी डिफरेंस हो सकता है ना, कई लाख किलोमीटर का भी ये डिफरेंस हो सकता है इफ वी स्टडी मोर डीपली अबाउट दिस कंसेप्ट। तो हमको पता चलेगा कि यार वो जहां से लाइट आ रही थी वो कुछ और ही जगह है, और जहां पे हम जा रहे हैं वो कोई और ही जगह है। और एक बात हमेशा याद रखना, मान लेते ये अर्थ है, मान लेते ये अर्थ है और मीटियोर हमारा यहाँ पे इस पे टक्कर मारने वाला है। अब इस मीटियोर की मैंने थोड़ी सी भी डिस्टेंस हल्का से इसका प्रोजेक्टाइल का जो है बदल दिया मैंने, इसका पाथ थोड़ा सा बदल देते हैं, मान लो लेट अस कंसीडर इतना। तो जब वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना तो ये अर्थ से होकर बाजू से निकल जाएगा। ऐसा होता है, मतलब छोटे छोटे चेंज बहुत बड़ा, मतलब छोटा सा एरर बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकती है बड़े लेवल में जब हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये बात आप लोग को ध्यान आनी चाहिए। और प्लस एक और फिनोमिनॉन है कि भाई सनराइज से पहले ही हमको लाइट दिखना स्टार्ट हो जाती है ना, और सनसेट के बाद तक भी हमको लाइट दिखना स्टार्ट रहती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये वाली चीज भी क्यों होती है, ये वाली चीज भी क्यों होती है मेरे को बताओ। अगर हम देखें, मान लेते हैं ये हमारा धरातल है, ठीक है, धरती है हमारी है ना, तो सूरज का तो ये वाला पोजीशन है,
वही, एक सेकेंड, हमारे सूरज का तो ये वाला पोजीशन है, ठीक है, ये हमारा सूरज है, लेकिन इससे जो रेज आ रही है वो ऐसी बेंड होकर आती है ऑब्जर्वर को। मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ये एटमॉस्फेयर में आई और ये यहाँ पे बेंड होके इस ऑब्जर्वर को दिखेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और इस वजह से उस ऑब्जर्वर को क्या दिख रही है, रेज ऑफ लाइट दिख रही है। मतलब सनराइज के पहले ही रेज जो है ना दिखना स्टार्ट हो जाती है। ये एक बात आप लोगों ने ठीक से ध्यान रखनी है कि इसके पीछे भी कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, इसके पीछे भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही रिस्पॉन्सिबल है। रेनबो भी, मतलब रेनबो के पीछे तो मल्टीपल फिनोमिनन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्शन होता है, और वही मैं आप लोग को अभी बताने वाला हूं कि व्हाट इज मीन बाय डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो हमारा जो न्यू कॉन्सेप्ट है हम देखने वाले हैं, तो ये है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या देखेंगे बच्चों, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये आप लोग को मैं बता देता हूं। देखो, द स्प्लिटिंग ऑफ, स्प्लिटिंग या सेपरेशन, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, और लिखा के ऑब्लिक लगा के लगा देंगे, सेपरेशन सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट into its component colors। component colors is called as, इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, इसी को बोलेंगे हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसी को कहेंगे हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट। प्रिज्म का बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है ये, कि जब भी किसी प्रिज्म से लाइट को, व्हाइट लाइट को पास किया जाता है सर्टेन पोजीशन से, तो क्या होता है, लाइट जो है, लाइट रेज, ये कंपोनेंट कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट अप हो जाती है। अब व्हाइट लाइट में कितने कितने कंपोनेंट होते हैं टोटल, 7 कंपोनेंट कलर्स होते हैं। 7 कंपोनेंट कलर्स बोलो, या इसी को मैं एकदम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूंगा, वेवलेंथ, ठीक है। लाइट में देखो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेवलेंथ्स होती है, तो इसमें जो 7 वेवलेंथ्स होती है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं विबग्योर, है ना। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इतने व्हाइट लाइट में कंपोनेंट होते हैं। और जब भी ये प्रिज्म से जाती है लाइट, तब क्या होता है, ये व्हाइट लाइट का स्प्लिटिंग हो जाता है 7 कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, और इसी को हम बोलते हैं बच्चों डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और ये चीज सन का स्पेक्ट्रम जो सबसे पहले जो नोट किया था किसी ने, वापिस से हमारे आइजैक न्यूटन सर, है ना। ये मतलब ऑलराउंडर किस्म का इंसान है ये, थे जैसे, तो मतलब हर जगह इनको अपना जलवा दिखाना था, हर जगह अपना जलवा बिखेरना था इनको। तो इस वजह से इन्होंने थोड़ा सा ऑप्टिक्स में भी अपनी, बोलेंगे ना, नाक घुसा दी, और फिर वहाँ से भी कुछ ना कुछ एक नई खोज करके लाई, है ना। उसके बाद में देखते हैं, अब लास्ट कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए हमारे इस चैप्टर का, तो वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या देखते हैं बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखते हैं। एक्सक्यूज मी। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बच्चों क्या होता है? ये क्या होता है, जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो बाहर तो रिफ्रैक्ट होते रहती है, लेकिन जैसे जैसे एंगल बदलता है, रिफ्रैक्शन का एंगल बदलता है, एक सर्टेन एंगल के बाद वो ही लाइट क्या होती है, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। इट गेट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब भी लाइट रेज, देखो व्हेन लाइट रेज, when light rays travels from यहां पे क्या होता है, लाइट रे कहां से कहां जा रही है बच्चों, डेंसर मीडियम, यानी डेंसर मीडियम से डेंसर, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। लाइट रेस क्या हो रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है। आफ्टर सर्टन एंगल, आफ्टर सर्टन क्रिटिकल एंगल, मैं बताऊंगा क्रिटिकल एंगल क्या होता है। आफ्टर सर्टन क्रिटिकल एंगल इट गेट्स totally internally reflected. It gets totally internally reflected and this is called as total internal reflection। बच्चों क्या बोलेंगे इसको, इसी को बोलेंगे हम लोग total internal रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये वो एंगल होता है, देखो द एंगल फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल किसको बोलेंगे हम लोग, अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अगर ये आपको ठीक से समझ रहा है तो आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो। अब ये वो एंगल होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल किसको बोलेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच angle of refraction becomes 90 degree and this is called as critical angle। अब मैं अगर आपको बताऊं, ये अगर एक डायग्राम के थ्रू इसको समझना चाहे हम लोग तो समझ सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा डेंसर मीडियम है। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। अब लाइट यहाँ से बढ़ रही है, देखो जब भी लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो वो बिना डेविएशन के पास हो जाती है। मैंने बताया था, डेविएशन बोलो या रिफ्रैक्शन के बोलो, है ना। फिर लाइट जब किसी एक एंगल पे स्ट्राइक करेगी, ये नॉर्मल है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, इसका मतलब नॉर्मल से लाइट अवे को ही बेंड करने वाली है। लेकिन लाइट का कुछ कॉम्पोनेंट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है अंदर के अंदर। इसको पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। पार्शियल रिफ्लेक्शन मतलब टोटल लाइट अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, सम अमाउंट ऑफ लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड। ओके, फिर देखो ये अपना आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये और भी हो गया, ये एक और नॉर्मल, ठीक है, ये और बेंड हो गया, मतलब ये एंगल ऑफ ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था देखो और बढ़ गया। अब ये एक ऐसे एंगल पे आएगी लाइट कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी एंगल को हम बोलेंगे आईसी, जो कि हमारा क्रिटिकल एंगल होगा बच्चों। क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। और क्रिटिकल एंगल के बाद में जब भी लाइट रेज इंसिडेंट करती है तो वो
पूरी की पूरी इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाती है, और इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मान लो कोई इंसान टॉर्च मार रहा है, पानी में बैठ के ऐसे ऊपर की तरफ टॉर्च मार रहा है, अब उसने ऐसा एक एंगल रखा है ना, नॉर्मली लाइट रिफ्लेक्ट हो रही, तो लाइट पूरी की पूरी बाहर निकल जाएगी। अब वो टॉर्च कुछ इस तरीके से मार रहा है, इस तरीके से, फिर वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग कर रहा है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, पहले था बड़ा, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम कम करते चले जा रहा है वो, है ना, नॉर्मल के साथ, मतलब ऐसा हो रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। अब ये ऐसा एंगल होगा जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब देखो ये दिख रहा है ना, ये और ये दोनों के बीच में एंगल, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री हो गया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। और जब भी इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल से आगे जाएगा, ठीक है, इंसिडेंट एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका वैल्यू और अगर क्रिटिकल एंगल के भी पार चला गया, तब क्या होगा, लाइट जो है रिफ्रैक्ट करने के बदले रिफ्लेक्ट कर जाएगी, वो भी डेंसर मीडियम में वापस, और कोई भी लाइट बाहर रेयर मीडियम में आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब एक हद तक टॉर्च जो है ये आपको एक हद तक दिखाई देगा बाहर, टॉर्च का लाइट आता हुआ, लेकिन एक एंगल के बाद टॉर्च का लाइट बाहर आना बंद हो जाएगा। इसी को हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये चैप्टर का ऐसे ही हम दी एंड करेंगे, और कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ रहा होगा तो आप लोग कहाँ मेरे को बताएंगे, डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो हमारे बहुत सारे अलग अलग वीडियोस के लिंक्स रहेंगे, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझको बताना कि कौन सी चीज़ आपको नहीं समझी। अगर नहीं समझी तो हम लोग उस पर एक और वीडियो बनाएंगे। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा इसके ऊपर तो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का रहेगा, और इसी से रिलेटेड एक चैप्टर रहेगा जिसको हम बोलते हैं लेंस। लिख कर ले लो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत काम आएगा। सीख लिया तो बहुत इजी है, अगर नहीं सीखा प्रॉपर तरीके से तो बहुत हार्ड लगेगा, ठीक है। और आपका भाई आया है तो एकदम इजी वे में आपको समझा के जाएगा। और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। बड़ा मज़ा आया आप लोग से मिलके, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।